बच्चे आते नहीं है, देखते भी नहीं है। अब रिवीजन चल रहा है तो बच्चे क्लास भी नहीं देख रहे। मैं देखता हूँ, अपलोड करता हूँ, वहां देखता हूँ कितने व्यूज आए, बच्चे क्लास ही नहीं देख रहे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर जब बच्चे नहीं देखते हैं, हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, बच्चे अप्रिशिएट वो नहीं देख रहे हैं, तो फिर अपना भी मन नहीं करता है फिर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट यस चार्जेस। सर, उस हाँ पावर से पढ़ाया भी नहीं जाता होगा। हाँ, फिर उस पावर से फिर वो एनर्जी नहीं आती ना, क्योंकि फिर लगता है बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे, मतलब हमारी मेहनत को कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर वो एनर्जी फिर लगाने का मन भी नहीं करता है ना। और वही, अब यही चीज अभी देख लो, अभी आप अकेले हो, यही चीज अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि 5-6 बच्चे अगर यहाँ पे हो, तो मेरी एनर्जी में भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं और जोश से पढ़ाऊंगा। ये होता है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है इस चीज का। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि रिवीजन है तो क्या पढ़ना, क्या क्लास अटेंड करना। यस सर। हम्म। बट यही मेन क्लासेस यही है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो तो सिर्फ समझा है, अप्लाई कैसे करना है वो चीज सीखने का काम यही हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस +10 माइक्रोकुलम एंड -10 माइक्रोकुलम, दो चार्जेस है, +10 माइक्रोकुलम एंड -10 माइक्रोकुलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन एयर। ठीक है, तो लेट्स से कि हमारे पास एक +10 माइक्रोकुलम चार्ज है और दूसरा -10 माइक्रोकुलम चार्ज है। तो आई गेस ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया है, क्योंकि टू इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट चार्जेस हैं, और अपार्ट फ्रॉम डिस्टेंस इनके बीच का कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो कुछ डिस्टेंस पे अपार्ट है, तो एक तरीके का इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। Calculate the electric potential energy of the system assuming the zero of the potential energy to be infinity। तो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस का आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब आगे कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे इसमें स्टेटमेंट दे रखी है, assuming the zero of the potential energy to be at infinity। अब ये बच्चे पढ़ के थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, पर जब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन में आर। के की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना दे रखा है, 10 × 10⁻⁻6 है, तो -5 हो जाएगा, हम डायरेक्ट ये ले लेते हैं -5। ठीक है, इंटू में माइनस है तो माइनस माइनस पुट करोगे यहाँ पे, है ना, माइनस पुट करोगे, या सिंपल आप ये रख लो 10 × -6 इंटू -10 × 10⁻⁻6 अपॉन में डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर है, तो 10⁻²। इसको सॉल्व कर दोगे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, कितना आएगा, -2.25 जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पॉइंट चार्जेस +4 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर। यानी +4 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम। ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस है इसके बीच में। Calculate at what point on the line joining the two charges is the electric potential zero। तो कोई भी लाइन ज्वाइनिंग पे एक पॉइंट निकालना है जिसपे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो निकालना है, तो वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या होगा बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन कराने में मैंने 2 केस पढ़ाया था। बोल रहा है पॉइंट एट विच पोटेंशियल जीरो बिटवीन द लाइन जॉइनिंग। लाइन जॉइनिंग तो ये हो गया, अब ये लाइन तो ये भी है, इसके बाहर भी तो ये लाइन है, यानी कि पॉइंट जो है वो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ये मैंने समझाया था। ठीक है,
तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान में रखने का मतलब है कि जब भी अब दो केस पॉइंट लेने हैं, ठीक है, दो केस पॉइंट लेने का मतलब क्या है कि दो एक पॉइंट तो आप लाइन के अंदर ले लोगे, ए और बी के बीच में ले लोगे, ठीक है, ए और बी के बीच में ले लोगे। और दूसरा जो लोगे उसके लिए क्या करना है कि पहला केस देखो क्या हो सकता है। पहला केस हो सकता है कि ए है, बी है और बीच में कोई पॉइंट, इधर कहीं कहीं भी किसी भी एक पॉइंट आपने ले लिया, दैट इज ये पॉइंट सी है जिसपे हमें पोटेंशियल जीरो मान निकालना है। मतलब ये हम लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट एट पॉइंट सी द पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल जीरो, ठीक है, लेट एट पॉइंट सी टोटल पोटेंशियल इज जीरो। तो टोटल पोटेंशियल जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट पॉइंट सी पे v1 प्लस v2 जो है वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है, नेट पॉइंट जीरो है। तो v1 की वैल्यू निकाले तो v1 ये हो गया और v2 ये हो गया। तो यहाँ पे चार्ज प्लस माइक्रोकूलम है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो और ये जो सी पॉइंट है, ये ए सी जो हमने एक्स लिया है, तो ये कितना बच जाएगा, 1 माइनस एक्स, है ना। ये पॉइंट क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो देखिए क्या क्या पॉइंट बनता है, तो इसमें फॉर्मूला बनेगा के Q1 अपॉन में x प्लस के Q2 अपॉन में 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो के Q1 अपॉन में x इज इक्वल टू के Q2 अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब के से के कैंसिल, Q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ x इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू क्या है, -2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में 1 माइनस एक्स, ये हमें करना है। तो -6 से -6 गया, 2 4 टाइम्स गया, -1 बचा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई के ये बचा 2 - 2x इज इक्वल टू -x, ठीक है। -x जाके उधर +x हुआ तो t इज इक्वल टू हो गया -x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या बन गया, x2, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 मीटर, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 मीटर। एक तो पॉइंट आया x इज इक्वल टू 2 मीटर। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें क्या आता है। अब अगर दूसरा पॉइंट अगर आप लोगे, ठीक है, ओके, तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 2 मीटर। दूसरा पॉइंट क्या लिया जा सकता है, दूसरा पॉइंट लिया जा सकता है सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड केस होता है, ये a है, ये b है और इसके बाहर कोई एक पॉइंट ले लिया आपने c, ठीक है, ये C2 ले लो, इसको C1 ले लो। तो ये 1 मीटर है डिस्टेंस और मान लो कि B से ये x दूरी पे है, ठीक है, A से कितनी दूरी पे है, ये 1 प्लस x दूरी पे है, ठीक है। B से अगर x दूरी पे है तो 1 से 1 प्लस x दूरी पे है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो या फिर क्योंकि पहले कंडीशन में जो x हमने लिया था वो a से लिया था, पहले कंडीशन में क्या लिया था, a से लिया था, तो हम ये कह सकते हैं कि a से जो डिस्टेंस है, क्योंकि सेम कंडीशन लेनी है, तो a से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, x। तो b से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x में 1 माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या लेना है, एट पॉइंट C2 v1 प्लस v2 क्या आएगा, 0। तो अगेन वही फॉर्मूला लगाओगे k q1 बाय x, ठीक है, और प्लस k q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उधर जाएगा अगेन, तो q1 बाय x इज इक्वल टू q2 बाय x माइनस 1, q1 इज 4 इंटू 10⁻⁻⁶ x इज इक्वल टू q2 इज -2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कैंसिल, 2 से 2 गया, माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस 2 उधर जाएगा, ये प्लस आएगा, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3 मीटर। तो ये दो वैल्यूज आपको मिल गई हैं, समझ गए। तो इस तरीके से आंसर निकालने हैं। जब भी पोटेंशियल जीरो निकालने का बोलेगा तो कोई दो पॉइंट आएंगे और वो दोनों पॉइंट आपको निकाल के दिखाने पड़ेंगे। क्लियर है पायल? यस सर। तो इस तरीके से जब भी आपको कोई बीच में दो पॉइंट पे वो निकालने के लिए कहे कि क्या है, मतलब कि बीच में कोई एक पॉइंट है जिस पे पोटेंशियल जीरो है और आपको वो पॉइंट निकाल के दिखाना है, तो आप दो पॉइंट निकालेंगे, एक दोनों पॉइंट के बीच में, सेंटर में कहीं पे भी, और बिटवीन द टू पॉइंट्स लाइनिंग द जॉइंट, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, और एक होगा एक्सटीरियर पॉइंट जो ए बी के बाहर वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट कैलकुलेट करके दिखाने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb are located 50 meter apart in here. Find the what at point the line joining these charges. तो सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 are separated by a distance of 60 centimeter in air. While what distance from the first charge Q1 would the electric potential is be zero? फिर वही बात, सेम पॉइंट हो गया, वही बात हो गई। Also calculate the electrostatic potential energy of the system. तो electrostatic potential energy of the system निकालना है, तो ये तो इजी है, ये तो पायल आप करके दिखाओ क्या होगा इसका आंसर। इसको मैं रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस Q1, 2 point charges Q1, 2 point charges Q1 and Q2, Q1 and Q2 दे रखा है 10 into 10 raised to power minus 8 कूलम, एंड Q2 दे रखा है -2 into 10 raised to power minus 8 कूलम, are separated by a distance of 60 centimeter, separated by a distance of 60 centimeter, 60 सेंटीमीटर दूर है एयर में। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाना है सिस्टम का, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी, सॉल्व करके बताइए जल्दी से। सर इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है दो सिस्टम चार्जेस के लिए, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि टू चार्जेस 5 नैनोकूलम एंड -2 नैनोकूलम, 5 नैनोकूलम एंड -2 नैनोकूलम चार्ज है, ठीक है, और आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स पे जो रखे हुए हैं वो है 5 सेंटीमीटर, 0 0, और ये रखा हुआ है 23 सेंटीमीटर, 0 0, ठीक है। तो इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो अब देखो ये एक्स पे है, ये एक्स पे है, ये एक्स पे यानी कि ओरिजिन बनाओगे, क्योंकि वाई और जेड तो 0 है, तो एक्स पे बनाओगे तो ये 5 पे है और ये 23 पे है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, 23 में से 5 गया, कितना बचा, 18 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू तो आ गई 18 सेंटीमीटर। Q1 और Q2 गिवन है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन में R होता है। समझ में आया पायल? यस सर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कोई देखेगा तो कोई समझेगा क्या गिवन है, कैसे करेंगे। तो सिंपल दिख रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, ग्राफ पे शो करो, वैल्यू निकालो और आंसर। तो ये चीज समझने वाली बात है। अब 5 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर तो पोजीशन दे रखी है, हमें तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो इन पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस निकाला लाइन, नंबर लाइन पे, तो आपका 18 सेंटीमीटर आया और उसके बीच पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसका आप निकाल सकते हो, इसका चलो निकालो, इसका जल्दी निकालो, कितना आंसर आएगा आपके हिसाब से? ओके सर, निकालती हूँ। सर माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है तो अगर नैनो ऐसे है, यूनिट में तो जाए ही तो? नहीं, नैनो है यहाँ पे तो। हाँ वही। 10⁻⁻9 लर्न कर लो, माइक्रो, नैनो, मेगा, किलो। सर -5 into 10⁻⁻7 जूल। जूल, सही बात है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द रिलेशन फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, वो हमने रिलेशन निकाला था, उसी को रिलेट करने के लिए बोला है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी करा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेरिवेशन है। तो डायरेक्ट डेरिवेशन 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 डेरिवेशन, देखिए डेरिवेशन और थ्योरी वाला पार्ट बिल्कुल लर्न होना चाहिए। आपसे कोई पूछे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो आप तुरंत डिफाइन कर दो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस अ चार्ज। सर इतनी सारी डेरिवेशन कैसे याद रखें? ये तो प्रैक्टिस से ही होगा ना, आप कैसे याद कर रखने का क्या मतलब, आप जैसे बोर्ड के पेपर्स उठा के 10 ईयर लेके सॉल्व करने लग जाओ, एक एक पेपर सॉल्व करोगे, उसमें जिस जिसकी डेरिवेशन आएंगी बार बार रिपीट होंगी, बार बार लर्न करोगे, लिखोगे, और अभी तो टाइम है, आप आराम से लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। एक पेपर भी एक दिन में, पूरे दिन में एक पेपर भी सॉल्व कर लोगे तो भी काफी पेपर सॉल्व हो जाएंगे, और काफी टॉपिक्स रिपीट होंगे, तो रिपीट होने से ही काफी चीजें लर्न हो जाएंगी। तो हर एक पेपर उठाओ, सॉल्व करो, और उसके बेस पे आपने कोई रेफरेंस बुक ली है अभी 10 ईयर या कोई और अदर बुक? सर एसएल रखी हुई है। एसएल लिखी हुई है, पर कोई 10 ईयर ले लो, कोई सी 10 ईयर लेके सॉल्व करने लग जाओ। एसएल में तो ये हो गया ना कि आपने क्वेश्चन कर लिए, पर बोर्ड के क्वेश्चंस भी तो प्रैक्टिस करने हैं।
बोर्ड के लिए फिर आप एक 10 ईयर ले लो शिवदास की, ठीक है, आ जाती है 100-150 में आ जाएगी। तो 10 ईयर ले लो और एक एक पेपर को सोल्व करते जाओ, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। पर वही है कि लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, बिना लिखे प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वही बात मैं जो बता रहा था कि डेरिवेशन डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जाते हैं। आप वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी अगर आप उसमें भी मार्क्स कटवाओगे तो फिर इसका मतलब प्रिपरेशन सही से नहीं हुई है। यही हमारा चांस होता है, क्वेश्चन पेपर में अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो ये हमारा चांस है कि उस क्वेश्चन को ना छोड़ा जाए। हाँ, अलग घुमा के आ गया, कुछ और पूछ लिया उसी से रिलेटेड, तब तो चलो आप, क्योंकि उस समय फिर आप खुद अप्लाई करके खुद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो उसमें हो सकता है मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर इन्विजिलेटर जो पेपर चेकर है वो उसको पसंद ना आए आंसर, या कुछ कमी लगे, तो अपने हिसाब से मार्क्स देगा। बट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वहां पे तो टीचर को मार्क्स देने ही पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्ट में आप जो आप पूछा है वही आंसर देना है, कुछ अलग देना ही नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए अपनी थ्योरी को एकदम पक्का कंफर्म करके रखो, यानी कि चैप्टर वाइज। अब चैप्टर 1 हमने रिवीजन किया, तो चैप्टर 1 में हर डेफिनेशन डेरिवेशन आपको लर्न होनी चाहिए टिल नाउ, ठीक है। अभी तक हमने जितना कर लिया, अभी तक आपका चैप्टर 1 अच्छे से लर्न होना चाहिए। चैप्टर 2 अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने उसकी रिवीजन करी है, उसके बाद अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके चैप्टर 2 की थ्योरी भी आपको लर्न हो गई होगी। बट आप देखो अभी आपको थ्योरी भी लर्न नहीं है, इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कर ही नहीं रहे हो अभी तक ना। आपको फॉर्मूला लर्न है, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, थ्योरी डेफिनेशन लर्न करो, डेरिवेशन लर्न करो। आपसे पूछ लें कि फोर्स के फॉर्मूले में और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में क्या फर्क है। अब पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला दो जगह यूज कर रहे हैं हम। एक पोटेंशियल का एनर्जी का फॉर्मूला पड़ा है कि जहां पे दो सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, Q1 एंड Q2, ठीक है। एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है कि दो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और वो एक एक्सटर्नल फील्ड में रखे हुए हैं, ये भी कराया है। एक हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये फॉर्मूले हैं। अब आपसे ये तीनों केसेस के फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, है लर्न नहीं है। तो यही तो बात है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का फायदा कब होगा, तब होगा जब आप को थ्योरी अच्छे से लर्न है। आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन आप पूछ लिया व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड फॉर्मूला क्वेश्चन। आप मान लो कोई क्वेश्चन ही आ गया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और इतने एंगल से इतने एंगल पे जा रहा है, आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही नहीं पता, अब आपको पोटेंशियल एनर्जी का मतलब नहीं पता, तो अब वो क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए कहता हूं हमेशा कि थ्योरी पहले लर्न करो। जब तक थ्योरी लर्न नहीं होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है, भूल जाओगे बार बार चीजें, ठीक है। तो ये लर्न होनी चाहिए। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 लर्न हो गया आपको पायल? सर 1 कर लिया। 1 अच्छे से कर लिया? सर बिल्कुल अच्छे से तो नहीं बोल सकते, पर हाँ कर लिया। ये अच्छे से बोलने वाला कॉन्फिडेंट कब आएगा? सर फैब खत्म होते होते आ जाएगा। खत्म होते होते आ जाएगा, ओके ठीक है। पर फैब खत्म होते होते बाकी चैप्टर्स भी तो लर्न करने हैं ना। अब देखो चैप्टर 2 हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर आप कहोगे चैप्टर 2, तो जल्दी जल्दी करो थोड़ा। थ्योरी को इतना टाइम नहीं देना है, थ्योरी को बस लर्न किया खत्म, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी में बार बार टाइम दोगे वो एक बार, हाँ कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन किया और आपको क्वेश्चन में वो फॉर्मूला या टॉपिक समझ में माइंड से निकल गया, अरे ये क्या था, उसी समय थ्योरी उठाओ और ये समझो कि अच्छा ये था, फिर तो उसी समय लर्न कर लो। फिर उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन किया उसमें ऐसे कोई टॉपिक है, अच्छा ये क्या था ध्यान नहीं आ रहा, उसी समय उस डाउट को क्लियर करो, बाद के लिए मत छोड़ा अच्छा चलो बाद में कर लूंगी, अभी दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं। उस टॉपिक को उसी समय क्लियर करो, जब टाइम है तो उसको यूटिलाइज करो। उस टॉपिक को उसी समय क्लियर करके उसी समय लर्न करके फिर आगे उस क्वेश्चन को करो कि उस टाइप का अगर कोई और क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इनको थोड़ा सा अप्लाई करें। तो पोटेंशियल एनर्जी के हमने कोई सारे फॉर्मूले पढ़े थे, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि ग्राफ दे रखा है आपको,
क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 कह रहा हूँ, क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया हुआ है ए एंड बी, ठीक है, ये दो ग्राफ है, इसमें ये Q शो कर रहा है और ये V शो कर रहा है। तो ग्राफ shows the variation of voltage V across the plates of two capacitors and A and B versus increase of charge Q stored on them. Which of them two capacitor has higher capacitance? Give reason for your answer. किसमें से किसका हायर कैपेसिटेंस हायर है, ए का या बी का? बताइए। क्या बताना है सर? किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है, ग्राफ के अकॉर्डिंग? ए का। ए का, ओके। तो कैसे, क्यों? सर अब कैसे कैसे बताऊं? तो यही तो क्वेश्चन है, इसी के मार्क्स है। ए तो बता दोगे, आधा मार्क्स मिल गया, अब कैसे क्यों, इसका भी रीजन तो दोगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि क्या पूछा है। हाँ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सर क्योंकि कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज, और वो चार्ज के उसकी क्या, ये चार्ज ज्यादा है ए का, इसलिए। चार्ज ज्यादा है ए का, ये कैसे कह सकते हो आप? ये तो अगर सेम लेवल ले लिया तो इसमें चार्ज ज्यादा कैसे हुआ? दोनों, इस पे भी चार्ज क्यों है, इस पे भी चार्ज क्यों है? वो क्योंकि ज्यादा फास्ट है ना ये, इसलिए। ऐसे नहीं बताएंगे। Q इज इक्वल टू सी वी होता है तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, ठीक है। यानी कि जो पोटेंशियल, सॉरी, C जो होता है वो Q बाई वी होता है, यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो रेशो आ रहा है Q बाई वी का। तो हमें जब भी रेशो होता है तो ग्राफ में स्लोप देखना होता है, और स्लोप किसके साथ देखना होता है, डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। तो एक रीजन तो आपका ये हो सकता है कि स्लोप ऑफ A विद A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A B विद V, यानी कि A का स्लोप B के साथ ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, तो इसीलिए कैपेसिटेंट सी जो है वो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी विथ वी। ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर के साथ देखते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए जो कैपेसिटेंस ऑफ ए है इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ बी, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन क्या दे सकते हो, दूसरा ये दे सकते हो कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ Q, फॉर फॉर गिवन वैल्यू ऑफ Q वी ए इज ग्रेटर लेस देन वी ए इज लेस देन वी बी, ठीक है। ये हम कह सकते हैं, जैसे ये गिवन वैल्यू ऑफ Q है, इस पे V की वैल्यू और इस पे A की वैल्यू जो है वो अलग अलग है, तो आप देखोगे कि जो VA है वो VB से कम है सेम वैल्यू ऑफ Q के लिए। सो एज C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो हम ये कह सकते हैं कि जो CA है इज ग्रेटर देन CB। समझ गए? समझ में आया फाइल? यस सर। इस तरीके से आपको रीजन के साथ आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज net capacitance of three identical capacitor in series is 1 microfarad. Net capacitance of three identical capacitor in series, तीन identical capacitor हैं और सीरीज में कनेक्टेड हैं, उनका नेट कैपेसिटेंस दे रखा है 1 माइक्रोफैराड। नेट कैपेसिटेंस क्या दे रखा है, 1 माइक्रोफैराड।
तो 1 माइक्रोफेराड अगर नेट कैपेसिटेंस दे रखा है, व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उनका नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या होगा अगर उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो। और जो गिवन वैल्यू है वो क्या दे रखी है कि जो C1 C2 और जो C3 है वो सिमिलर इक्वल है, आइडेंटिकल है। क्लियर है बात? कैसे होगा सॉल्व ये? पायल एनी आइडिया? कुछ हिंट दे सकते हो ताकि हम सॉल्व कर सकें इसे? सर एक बार फिर रिपीट करो। Net capacitance of three identical capacitors in series is 1 microfarad. What will be their net capacitance if connected in parallel? तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं और उनका नेट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड गिवन है, ठीक है। अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट किया कर दिया जाए तो इनका नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा पैरेलल कनेक्शन में? नहीं पता सर। नहीं पता? तो देखो नेट कह रहा है कि आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है, तो हम मान लेते हैं कि तीनों की वैल्यू C है। तो अगर फॉर्मूला सीरीज के लिए लगाएं तो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो CS की वैल्यू कितनी रखी है 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 1 माइक्रोफैराड हमने ले लिया इज इक्वल टू 1/C, क्योंकि आइडेंटिकल है तो तीनों को C ले लिया, 1/C यह आ गया 3/C 1/1 माइक्रो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो C इज इक्वल टू आ गया 3 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो 3 माइक्रो फैराड क्या है कैपेसिटर फैराड कैपेसिटेंस की वैल्यू एक की, क्योंकि हर किसी की वैल्यू सेम है तो C1 की भी 3 होगी, इसको आप लिख सकते हो C1 C2 C3, ठीक है। अब पैरेलल में कनेक्ट किया है तो पैरेलल में इज इक्वल टू क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो नेट निकालने के लिए बोला है तो 3 माइक्रो कॉमन ले लोगे माइक्रो, तो क्या आ जाएगा 3 या 9 माइक्रो फैराड पैरेलल में आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। Find the ratio of energy stored in the two configuration if they are both connected to the same source। तो रेशियो ऑफ एनर्जी निकालना है, अगर सेम सोर्स से कनेक्टेड है तो रेशियो निकालना है एनर्जीज का। तो सेम सोर्स से कनेक्शन का मतलब क्या हुआ पायल? सेम सोर्स कनेक्शन का मतलब क्या हुआ? सेम सोर्स कनेक्शन का मतलब हुआ कि V जो है, V जो सीरीज में यानी बैटरी जो सीरीज सेम में है। है और V जो पैरेलल में लगी है वो सेम है यानी V के इक्वल है। तो अगर हम सीरीज के लिए एनर्जी का फॉर्मूला बनाते हैं तो वो बना हाफ CV² और C आपका सीरीज वाला हो गया, और पैरेलल के लिए बनाते हैं तो हाफ CP² PV²। V सेम रहेगा और पैरेलल वाला कनेक्शन हो जाएगा। रेशियो निकालने के लिए बोला है तो सीरीज अपॉन में पैरेलल, तो हाफ CS/V² अपॉन में हाफ CP/V², V से V कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। CS कितना है? CS आपका है 1 माइक्रोफैराड और CP कितना है? CP है आपका 9 माइक्रोफैराड। तो आंसर क्या आ गया 1/9 रेशियो आ गया सीरीज का पैरेलल के साथ एनर्जी का रेशियो। क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको आप घर से करेंगे।
तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, C1, C2, C3, और ये है इस तरीके से P एंड Q, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q नेटवर्क शोन बिलो। तो नेट कैपेसिटेंस बताना है कि C नेट क्या आएगा, ये बताना है, ठीक है। क्लियर पायल? यस सर। आज की क्लास से कोई डाउट? नो सर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जैसे मैंने बोला है उसी तरीके से पढ़ाई करो। थ्योरीज को अभी के लिए थ्योरीज पे लर्न करने पे फोकस थोड़ा ज्यादा करो, और लर्न करने के बाद, क्योंकि चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो कोशिश करो कि चैप्टर जब हमारा चल रहा है तो उस टाइम तक आपकी थ्योरी कंफर्म हो। जैसे हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, ये सभी के लिए जो भी इस रिकॉर्डिंग को देखेगा, तो चैप्टर 1 चल रहा था तो आपका जो चैप्टर 1 है वो अच्छे से थ्योरी लर्न हो जानी चाहिए थी। चैप्टर 2 चल रहा है तो आपका चैप्टर 2 अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। फिर जब चैप्टर 3 चलेगा तो उस टाइम पे चैप्टर 3 के थ्योरीज को अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो। साथ साथ चल रहे हैं, 15 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर, और टाइम बहुत है। तो बहुत का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाओ, बट ये है कि आपके पास टाइम ज्यादा मिल गया है तो आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। चीजों को समझने के लिए टाइम है तो आप आराम से चीजों को समझ सकते हो। जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से चीजों को समझो, उनको एप्लीकेशन अप्लाई करना सीखो, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से लर्न करो, ठीक है पायल? यस सर, सर मुझे पूछना था कि मेरे अब 16